पांचवा प्रश्न है, प्रकृति संख्या n के लिए कामा संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो जाती है। पांचवा सवाल कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। देखिए पहले समझा जाए कि ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 0 पे समाप्त होते हैं, ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 0 पे समाप्त होते हैं। अब किसी भी संख्या में 0 पे समाप्त होने पर क्या क्या शर्तें होती हैं, उन शर्तों के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। अब देखिए 10 जो है 10 से स्टार्ट होता है जो 0 पर समाप्त होता है, ठीक है ना। अगर 20 की बात करते हैं तो यह भी लास्ट में 0 पे समाप्त होता है। अगर हम ऐसे 3 डिजिट की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं तो यह भी 0 पे समाप्त होता है। अगर हम 140 की बात करें यह भी 0 पे समाप्त होता है। अगर हम बात करें 110 की बात करें तो यह भी 0 पे समाप्त होता है। किसी कोई डाउट? और भी अगर किसी को कुछ बोलना है वो बोल सकता है, या ऐसा कोई भी डिजिट वो बोले जो 0 पे समाप्त होता हो। छोटा नंबर बोलेगा ताकि फैक्टर उसका जल्दी हो सके। बोलो 130। 130 आपने बोला है पक्का करने के लिए, ताकि आपके मन में ये भावनाएं न हो कि सर वही नंबर लिखे हैं जो बन सकता है, इसलिए आपके कहने पे हमने लिखा है 130। अब 130 का हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 गुणे 5 होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर करेंगे तो ये 2 दूना 4 पचे 20 हो जाएगा। इसका करेंगे 2 दूना 4 पचे 20 पचे 100, ठीक है ना। अब ऐसे अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पचे 20 सते 140, ठीक है ना। अगर इसकी बात अगर करें हम तो हो जाएगा 55 दूना 110 होता है, 11 पचे 55 होता है, यानी 2 गुणे 5 गुणे 11। बात में है। अगर देखा जाए 30 की अगर बात करते हैं, 30 की अगर बात करेंगे तो 30 किस पहाड़े में आता है, इसमें से आप बताओ। 130, 65 दूना 130। अब 65 को लिख सकते हैं 13 पचे 65, यानी 13 और 5 और 2, यानी 2 गुणे 5 गुणे 13 हो गया ना। तो ये दिए गए संख्याओं का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, कोई भी अगर संख्या हो जो 0 पे समाप्त होती है प्यारे बच्चों, उसमें कुछ आवे या ना आवे लेकिन 2 और 5 जरूर आते हैं। 2 यहां भी आया है, 2 5 यहां भी आ गया है, 2 5 यहां भी आ गया है, 2 5 यहां भी आ गया है,
दो 5 यहां भी आ गया है और 2 5 यहां भी आ गया है। बात में है? इसका मतलब ये है दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या अगर वो 0 पे समाप्त हो रही है तो उस संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उस संख्या का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 आएगा। अगर 2 5 आता है तो हम यह कह सकते हैं कि वह संख्या 0 पे समाप्त होती है। बात सुन आया? लेकिन अगर कोई भी संख्या दे दिया जाता है, अगर उसमें 5 नहीं आता है तो इसका मतलब वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल पे आते हैं। दिया है सवाल में जांच कीजिए कि क्या कह रहा है कि चेक करिए। हमने इसको चेक कर लिया। अब बात है 6 पे पावर n की, कि 6 पे घात कुछ भी हो, 6 पे घात कुछ भी हो। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर? कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10 का स्क्वायर जो है, इस 10 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 5 पे पावर 2। अब पावर 2 की जगह पे कभी कभी 10 पे पावर यहां n भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब पावर से मतलब नहीं है, केवल इस बेस से पता होना चाहिए, आधार से। तो यानी ये 2 गुणे 5, इसमें 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, इसका मतलब यह 0 पे समाप्त हो रहा है। बस में इसका मतलब ये है कोई भी अगर संख्या है तो उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अगर वह 0 पे समाप्त होगा तो उसमें 2 और 5 आना चाहिए, और जब 2 5 नहीं आएगा तो वह 0 पे समाप्त नहीं होगा। जिस चीज की कमी रहेगी वही चीज मैं नीचे लिख दूंगा कि इसमें 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया है, इसमें 5 आया है लेकिन 2 नहीं आया है, इसलिए 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम इसको हल करते हैं, अगर इसको हम हल करते हैं तो पूछ रहा है कि 6 पे पावर n की बात कर रहा है, 6 पे पावर n की बात कर रहा है। अब देखिए, अगर 6 पे पावर n की बात कर रहा है तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 पे पावर n, ठीक है ना, 2 गुणे 3 पे पावर n। अब देख रहे हो 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आया। अगर 2 आया 5 नहीं आया, इसका मतलब 6 पे पावर n जो संख्या लिखा हुआ है वह 0 पे समाप्त नहीं हो सकता है। मतलब इसका मतलब इसमें 5 की कमी है, 5 की कमी है, ठीक है ना। तो लिखेंगे 6 पे पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर केवल 2 आता है, 5 नहीं। केवल 2 आता है, 5 नहीं। इसलिए इसलिए 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। पास में यहां देखना नोट, शून्य पर समाप्त होने के लिए दिए गए संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने पर उसमें 2 व 5 आते हैं। अब देखो, हमने यहां लिखा है
कि 6 पे पावर n का जब हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो उसमें केवल 2 आता है, 5 नहीं। इसलिए 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अब मैं स्पेशल टर्म क्या है, शून्य पर समाप्त होने के लिए शर्त यह होता है कि दी गई संख्या जो होती है जब उसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं तो उसमें 2 और 5 आते हैं। कुछ आवे या ना आवे उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 जरूर आना चाहिए, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यहां समझाया है। ठीक है ना? तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए सवाल यहां लिखा हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। रीजन बताना है, क्या कारण बताना है। तो आइए सबसे पहले हम आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में समझाते हैं। पहले समझिए, अगर हम यहाँ भाज्य संख्या की बात करते हैं तो इससे पहले मैं भाज्य संख्याओं के बारे में अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। देखिए अगर भाज्य संख्या की बात करते हैं तो भाज्य संख्या 4, भाज्य संख्या 6, भाज्य संख्या 8, भाज्य संख्या 9, भाज्य संख्या 10, भाज्य संख्या 12, इस तरीके से ये सब भाज्य संख्याएं हैं। क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं में अगर हम कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे इसमें से कोई भी नंबर उठाता हूं, 4 प्लस यहां 8 लिख दे रहा हूं, तो इसमें से 4 कॉमन है। 4 एकम में 4, 4 गुना 8, इस तरीके से। ठीक है ना? देखिए अगर 4 प्लस 8, अगर 4 प्लस 8 लिखा हुआ है तो इन दोनों में से 4 कॉमन है। 4 कॉमन है, बस मैं इन दोनों में से 4 कॉमन है। अगर इन दोनों में से 4 कॉमन है, अब देखना ध्यान देख कैसे प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। ये 8 और 4 जोड़ने पे कितने आए, कितना आएगा? 12। आइए 2 1 3, आप 3 का गुणा 4 में करेंगे तभी 12 है। मान में कोई परिवर्तन रसगुल्ला नहीं होगा। ठीक है ना? तो देखिए 4 अगर 8, ये हमने कहां से निकाला है? ये सब भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाज्य संख्याओं में से अगर कोई भी नंबर हम लिख देते हैं तो उसमें से एक के अलावा दूसरा कुछ कॉमन होता है। देखिए इसमें 4 कॉमन आ गया। कितना गया? 4 कॉमन आ गया। अगर हम यहां लिख दें 4 धन 10 लिख दें तो यह भी क्या है? भाज्य संख्या है। तो इसमें कितना कॉमन आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। तो हो जाएगा 2 धन 5। यानी भाज्य संख्याओं में एक के अतिरिक्त, एक के अलावा कुछ भी कॉमन हो सकता है। ये प्रूफ है। क्या है? प्रूफ है। लेकिन अगर हम अभाज्य संख्या की बात करते हैं, अभाज्य अगर संख्या की बात करते हैं तो अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। इसमें से कोई भी नंबर आप उठाओ, जैसे 2 और 5 को हमने 2 धन 5 लिख दिया, 2 धन 5 लिख दिया। और कुछ नंबर, कोई नंबर और बोलो, 11 और 13 हो गया। तो प्यारे बच्चों अगर अभाज्य संख्याएं आप लिखते हैं तो उसमें से कुछ भी कॉमन नहीं होता है।
केवल एक कॉमन होता है। क्या होता है? एक, जो कि हर किसी संख्या के अंदर होता है। तो इसका मतलब ये है, यहां से एक चीज प्रूफ हो चुका है कि अभाज्य संख्याओं में केवल एक कॉमन होता है, जबकि भाज्य संख्याओं में एक के अलावा कुछ भी कॉमन हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। जैसे देखिए भाई, ऊपर भाज्य संख्या है, इसमें से आप कोई भी नंबर अगर लिख देते हो, लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ 4 कॉमन आ गया। इसी में से हमने ये नंबर लिखा है और इसमें 2 कॉमन आ रहा है। अभी कुछ और लिखेंगे तो उसमें हो सकता हो 5 कॉमन आ जाए। जैसे अगर हम यहां से, ध्यान दीजिएगा, ऐसे लिखते 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 जाएंगे, लिखते लिखते जाएंगे, बात में तो मुझे 15 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अब 15 और 10 का अगर कॉम्बिनेशन यहां देख लिया जाए तो इसमें से 5 कॉमन है। 5 दूना 10, 5 तिया 15। बात में इसका मतलब ये है, दुनिया की कोई भी भाज्य संख्याएं हो, दुनिया की कोई भी भाज्य संख्याएं हो, उनमें एक के अलावा कुछ भी उभयनिष्ठ हो सकता है, एक के अलावा कुछ भी कॉमन हो सकता है, जबकि अभाज्य संख्याओं में केवल एक कॉमन होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये है। अब इसे हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं, अब इसको हल करते हैं। लिखा है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, ये दिया है। अब इसमें देखो कितना कॉमन आ जाएगा? 13 कॉमन हो जाएगा। कितना? 13। अब देखो, ये सब रसगुल्ला एक टर्म है क्योंकि ये गुणा की फॉर्म में है और ये टर्म अलग है, ठीक है ना? इसका मतलब ये है, ये जो 4 लिखा है इसे ये भी लिख सकते थे 2 गुणे 2 धन 10। पास में है? पास में है? तो इसका मतलब ये है, ये 2 दूना 4, देखो 2 दूना 4 वही है। तो चाहे 4 को ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, ठीक है ना? तो इसका मतलब इसमें 2 पार्ट हैं, और जब भी 2 पार्ट होता है तब वहां कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो ऐसे देखिए, यहां से ये गुणा वाला टर्म है और प्लस यहाँ अलग टर्म है नहीं है? इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन हो सकता है। चलिए इसको एक बार फिर से आपको हम तोड़ करके दिखा दे रहे हैं। जैसे वो 4 लिखा है तो ये 2 गुणे 2 हो गया, प्लस अब वो 10 लिखा है तो इसे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखो ये चीज यहां आ गया, आया नहीं है? अब देखिए, ये अलग है, ये अलग है। 2 यह भी दे सकता है, 2 यह भी दे सकता है, और कुछ दिया जा सकता है नहीं। इसका मतलब इसीलिए यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा। अगर यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ केवल बचेगा 2, और यहाँ से 2 ये भी बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 5। यही तो बचा है। बात समझ आया? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ 7 गुणे 11 गुणे 13 है, तो इसमें से 13 बाहर आएगा नहीं आएगा? आएगा। अब इसके जगह में बचेगा 7 गुणे 11, अब प्लस यहाँ 13 बाहर आ गया, इसके जगह बचेगा 1। कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ कॉमन आ गया कितना? 13 आ गया। हम अभी तुरंत सीखे हैं कि अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन आता है तो कैसी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। तो यहाँ लिखेंगे दी गई संख्याओं में उभयनिष्ठ 13 है, 1 के अलावा, 1 के अलावा, इसलिए क्या है? एक भाज्य संख्या है, ठीक है ना? तो ऐसे वो भी देखेंगे। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5 दिया ना? हाँ, शिवम बताओ कितना कॉमन है? गजब, 5 कॉमन है। तो ये हो जाएगा 7। देखना ये सब एक ही टर्म तो है, यहाँ पर ये एक टर्म है और 5 वहां है। 5 ये भी दे देगा, 5 वो भी दे देगा, और बचा हुआ संख्या हम लिख देंगे 7 गुणे 6 गुणे 4। अब ये नहीं लिखेंगे, बाहर आ गया ना? गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन हो जाएगा 1। पास में है? यानी ये है कि इन दोनों संख्याओं में 13 व 5 कॉमन है, 1 के अलावा, ठीक है ना? 1 के अलावा, इसलिए ये संख्या जो है एक भाज्य संख्या होगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं, दी गई संख्या में 13 व 5
उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दी गई संख्या में 13 व 5 क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए यह एक भाज्य संख्या, यह एक भाज्य संख्या होगी, यह एक भाज्य संख्या होगी। नोट, अगर एक उभयनिष्ठ प्राप्त होता तो वह अभाज्य संख्या होती। देखो तो आसान भाषा में लिखा हो, ठीक है ना, साफ साफ लिखा हो कि दी गई संख्या में 13 व 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। यह भी लिख सकते हैं, दी गई संख्या में एक के अतिरिक्त 13 व 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। ठीक है ना। तो इसे कई तरीके से लिखा जा सकता है। ये आप यहां भी ये भी लिख सकते हैं, यह भी लिखा जा सकता है कि दी गई संख्या में एक के अतिरिक्त 13 व 5 उभयनिष्ठ है, इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये है कि आप ये भी लिख सकते हो, ये साफ साफ लिखा हुआ है, और यहां यह भी लिखा हुआ है, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है ना। देखो यहां अलग से मैं लिख दिया हूं और यहां एक भी लिख दिया हूं। ठीक है ना, कि मतलब दी गई जो संख्या है एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा कुछ दूसरा कॉमन है। अगर कुछ दूसरा कॉमन है तभी ये क्या हुआ है, भाज्य संख्या हुई। देखिए सातवां प्रश्न कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितनी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? सबका जो चाल है वो अलग अलग है, इसलिए वो किसी न किसी एक बिंदु पर जरूर मिलेंगे। कोई 4 चक्कर लगावे, कोई 5 चक्कर लगावे, लगाते लगाते वो एक पॉइंट पे जरूर मिलेंगे। अब देखिए ये एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, ये एक आप स्कूलों में देखी होंगी फील्ड को, ठीक है ना, और इसी में लोग रन करते हैं। पास में इसी में लोग रन करते हैं, दौड़ते हैं।
अब देखिए ये सोनिया जो है, सोनिया, ये है सोनिया, ठीक है ना, ये है सोनिया है। बस मैं इसके बाद यहां सोनिया है, ये दौड़ने के लिए तैयार है, और ये है रवि, ये है रवि। लड़कियां थोड़ा मोटी तगड़ी होती हैं और लड़के थोड़ा दुबला है। ये हो गया ना, सोनिया का बाल लगा दे ऐसे ऐसे, सोनिया का बाल लग गया, ठीक है ना। अब देखिए ये है कि ये एक वृत्ताकार पथ है, और इसी वृत्ताकार पथ में सोनिया, ये है सोनिया, ये सोनिया है, और ये रवि भैया है, ठीक है ना, ये सोनिया और ये रवि है। अब दोनों ये वृत्ताकार पथ पे इसी दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, ठीक है। ये 18 की स्पीड से दौड़ती है, ये 18 मिनट में लगते हैं एक चक्कर लगाने में, और इसको जो है 12 मिनट लगते हैं चक्कर लगाने में। बस में तो इसका मतलब ये है कि 18 और 12 का अगर हम लहसा निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों कब मिलेंगे। बस में 18-12 का अगर हम लहसा निकाल लेंगे तो पता चलेगा दोनों कब मिलते हैं। तो ये है 18 को 2 3 6 3 18, और ये 12 है, 12 तो 2 दूना 4 3 12। अब इसका मुझे लहसा निकालना है, लहसा निकालना है, और लहसा निकालना है मुझे 18 और 12 का। तो 18-12 का जो लहसा होगा, तो देखिए इनमें से अधिकतम पावर 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे पावर 2 गुणे यहां कितना है 3 पे पावर 2 है, और कुछ बच रहा है नहीं। कैसे, देखो इसे लिखा जा सकता है 2 गुणे 3 पे पावर 2, इसे लिखा जा सकता है 2 पे पावर 2 गुणे 3, ठीक है ना। तो लहसा में क्या होता है, जो दोनों में हो सबसे अधिक घात हो, तो दोनों में 2 यहां भी है 2 यहां भी है, और सबसे अधिक पावर 2 पे पावर 2 है, इसलिए यहां लिख दिया हो। बस में ऐसे ही 3 यहां भी है 3 यहां भी है, इन दोनों में सबसे अधिक पावर 3 पे पावर 2 है, इसलिए यहां लिखा हो, और यही इसका लहसा हो जाएगा। बस में तो ये है 2 दूना 4, और गुणे 3 त्रिका 9, तो 4 9 कितना 36, यानी 36 मिनट में सोनिया और रवि एक पॉइंट पे होंगे, एक साथ मिल जाएंगे। बस में अब देखिए ये 36 मिनट है, ये क्या है 36 मिनट है। अब देखिए यह भी बता दे रहे हैं, यानी ये इतना बात समझ में आया, 36 आपका आंसर हो गया है। अब मैं बता रहा हूं कि कितना कितना चक्कर लोग लगा पाएंगे। अब देखिए सोनिया 18 मिनट में पूरा करती है, और ये बेचारा 12 मिनट में। बस में अब कुल कितना है 36 मिनट में। तो इसका मतलब ये है कि सोनिया जो है 2 चक्कर लगाएंगे, और रवि भैया कितना चक्कर 3 चक्कर लगाएंगे। बस में जब सोनिया 2 चक्कर लगा लेगी और जब रवि भैया 3 चक्कर लगाएंगे तो दोनों एक पॉइंट पे आ जाएंगे। बात समझ आया? मुबारक हो, आप क्लास 10th के पहले एक्सरसाइज को कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। अब हम मिलते हैं एक नए प्रश्नावली में, तब तक के लिए धन्यवाद।